तो लास्ट 10 साल में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा काम किया है और इस दौरान काफ़ी सारी चीज़ों में बड़ी तब्दीली आई है। क्लियरली अगर हम एयरपोर्ट्स देखें, पोर्ट्स देखें, हम कोयले के प्रोडक्शन को देखें, पावर प्लांट्स देखें, सब चीज़ों में एक एक्सपोनेंशियल बढ़ोतरी हुई है। 1.5 लाख करोड़ के किलोमीटर के हाईवे ऑलमोस्ट अपने रनिंग है, जो 10 साल पहले बहुत कम था। और क्लियरली हमारा ये मानना है कि 100 करोड़ आधार, 100 करोड़ बैंक अकाउंट और 100 करोड़ आपके पास मोबाइल कनेक्शन, ये देश के लिए एक रेवोल्यूशन है कि अगर आप 100 रुपए बिजनेस में लगाओ, तो अगर आप 15 रुपया उस पर नहीं कमाओ तो बिजनेस रन करने का कोई मतलब नहीं। अगर आप 100 रुपए पर 7-8 रुपया ही कमाओ, तो इससे बढ़िया तो आप वो 7-8 रुपए बैंक में डिपॉजिट में डाल दो, उसी में आपको मिल जाएगा। क्यों आप बिजनेस चलाने की रिस्क लोगे? कैश फ्लो और रिटर्न ऑन कैपिटल, कि भाई अगर आप उसको ठीक से लास्ट 10 साल को एनालाइज कर लो, तो आपको कंपनी का डीएनए पता चल जाएगा कि ये डीएनए कंपनी का कैश फ्लो वाला कंपनी है या खाली अर्निंग ग्रोथ वाली कंपनी है जो कैश फ्लो को वजूवत नहीं देती है। ये बहुत जरूरी है कि आप गलतियां कम करो नीरज जी, क्योंकि मार्केट में अगर आप गलतियां कम करोगे तो अपने आप कंपाउंडिंग होगी और आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि कंपाउंडिंग कैसे हो रही है। क्लियरली हमारा स्टाइल है गोरिल्ला टू किंग कॉन्ग, कि भाई ये फिलॉसफी से आप अपने 60-70 गोरिल्लास को सिलेक्ट करो, उनमें से कौन किंग कॉन्ग बनेगा आपको भी नहीं पता, लेकिन अगर वो ठीक काम किए तो आने वाले समय में छोटे वाले मिड हो जाएंगे, मिड वाले लार्ज हो जाएंगे और इसी तरह वो किंग कॉन्ग बन जाएंगे। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मार्केट की बात के एक और धमाकेदार एपिसोड में। हमारे पिछले एपिसोड पर जो आपने जबरदस्त रिस्पांस दिया उसके लिए तहे दिल से मैं आपको शुक्रिया कहना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आगे भी आपको हमारे एपिसोड्स पसंद आएंगे। आज के गेस्ट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जाने माने दिग्गज हैं। वो ईटी वेल्थ के बेस्ट फंड मैनेजर्स की लिस्ट में 6 बार रह चुके हैं और उनको म्यूचुअल फंड्स की इंडस्ट्री में 20 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। मैं बात कर रहा हूं पंकज टिबरवाल जी की, जो कोटक म्यूचुअल फंड्स में सीनियर इक्विटी फंड मैनेजर हैं। पंकज जी की स्कूलिंग कोलकाता के बिरला हाई स्कूल से हुई और उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद उन्होंने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से फाइनेंस में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। फिर पंकज जी इंडिया वापस आए और मुंबई में 3000 रुपए की सैलरी पे एज अ क्रेडिट एनालिस्ट अपना करियर जो है वो शुरू किया। फिर उन्होंने प्रिंसिपल पीएनबी एसेट मैनेजमेंट में एज अ फंड मैनेजर काम किया और 2010 में कोटक म्यूचुअल फंड एज अ फंड मैनेजर ज्वाइन किया। पंकज जी की स्पेशलिटी मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने में है। उनका मानना है कि सिर्फ कंपनी की वैल्यूएशन से ऑब्सेस नहीं होना चाहिए, कंपनी की ग्रोथ और मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स को भी जो है वो ध्यान में रखना चाहिए। इस स्ट्रेटेजी से एल्काइल अमाइंस, सुप्रीम इंडस्ट्रीज और एयू स्मॉल फाइनेंस ने पंकज जी को मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। तो दोस्तों, पेन, नोटबुक और पानी लेके बैठिए, शुरू करते हैं मार्केट की बात ग्रो के साथ विद नन अदर देन पंकज टिबरवाल सर। पंकज सर, वेलकम टू दी शो। कैसे हैं आप? बस बढ़िया नीरज जी, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ सर। आपके पीछे एक फोटो नजर आ रही है, एक बहुत ही बढ़िया फोटो नजर आ रही है जिसमें एक बुल बना हुआ है और अभी हम लोग एक आई थिंक एक बुल रन के थ्रू ही जो है वो जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे इस बुल रन के बारे में बातचीत करना चाहूंगा। आपको क्या लगता है, क्या एक बुल रन चल रहा है? अगर चल रहा है तो कितना लंबा आपको दिखता है ये चलता हुआ? और साथ ही साथ में अगर बुल रन नहीं है तो क्या अभी बुल रन आना बाकी है या मार्केट जो कुछ समय तक साइडवेज गई थी उसको कंसोलिडेट कर रही है? सो क्लियरली नीरज जी, जो आप बुल रन देख रहे हो, ये कोई खाली लिक्विडिटी और सेंटिमेंट के ऊपर नहीं है, बट लास्ट 10 साल में जो बड़े फंडामेंटल चेंजेस हुए हैं उसके कारण मार्केट उसे रिफ्लेक्ट कर रहा है। और ये क्या बड़ा चेंजेस है, अगर आप देखें तो लास्ट 10 साल में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा काम किया है और इस दौरान काफ़ी सारी चीज़ों में बड़ी तब्दीली आई है। क्लियरली अगर हम एयरपोर्ट्स देखें, पोर्ट्स देखें, हम कोयले के प्रोडक्शन को देखें, पावर प्लांट्स देखें, सब चीज़ों में एक एक्सपोनेंशियल बढ़ोतरी हुई है। और अगर आज मैं देश को देखता हूँ तो इस साल हम करीबन $900 बिलियन की कैपिटल फॉर्मेशन करेंगे और ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि हमारे ऊपर खाली 3 और नेशन हैं जो इतना पैसा ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रहे हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और रियल एस्टेट तीनों सेक्टर आ जाते हैं। हमारे ऊपर यूएस है, चीन है,
और जर्मनी, जापान इक्वली है। अगर इस साल हम खर्चा करके और नेक्स्ट ईयर के लिए उसके ऊपर बढ़ोतरी करते हैं, तो आने वाले साल में हम तीसरे बड़े नेशन हो जाएंगे ऑन ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। तो लास्ट 10 साल में हमने एक बहुत इम्पोर्टेंट वो तय किया है, और जिसके कारण हम आज चेंजेस भी देख रहे हैं। 1.5 लाख करोड़ के किलोमीटर के हाईवे ऑलमोस्ट अपने रनिंग है, जो 10 साल पहले बहुत कम था। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज है जो इंटरनेट पेनिट्रेशन हुआ है। आज गांव-गांव में, शहरों में सबके पास मोबाइल फोन और पेनिट्रेशन है, और इसका क्लियरली हम बेनिफिट हर गवर्नमेंट की योजना में देख पा रहे हैं। थर्ड, अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 80% एडल्ट के पास आज के दिन देश में बैंक अकाउंट है, और क्लियरली हमारा ये मानना है कि 100 करोड़ आधार, 100 करोड़ बैंक अकाउंट और 100 करोड़ आपके पास मोबाइल कनेक्शन, ये देश के लिए एक रेवोल्यूशन है। और आज हम जब 2 साल 3 साल पहले देखते हैं, तो किसी ने ये नहीं सोचा होगा कोविड जैसा प्रोग्राम हम 6 महीने में 150 करोड़ लोगों को हम वैक्सीनेट करेंगे, और वो भी खाली एक मोबाइल और आधार कार्ड के बेसिस पर। सो क्लियरली जब वो इतनी बड़ी योजना हम कर सकते हैं, तो आने वाले समय में जो भी गवर्नमेंट की योजना, जो भी प्रोग्रेस, जो भी प्रोग्राम्स होंगे, उसे हम विदाउट लीकेज बहुत फास्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आज से 10 साल पहले छोटी सी अमाउंट हम डिजिटल के थ्रू हम ट्रांसफर करते थे। आज गवर्नमेंट का ऑलमोस्ट जीडीपी का 60% पेमेंट्स ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहा है, और ये कहीं भी किसी भी देश में नहीं देखा गया कि हम इतने फास्ट लीपफ्रॉग डिजिटलाइजेशन में किए। तो ये जो इंडिया स्टैक है, ये जो इंडियन आईटी सिस्टम स्टैक है, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मूवमेंट है, प्लस हम वर्ल्ड की फैक्ट्री बन रहे हैं। हम बैक ऑफिस तो थे ही, हम फार्मेसी तो थे ही। आने वाले समय में जिस तरह जियोपॉलिटिक्स हो रहा है, हमारा ये मानना है कि आने टाइम पे इंडिया एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। और क्लियरली चाइना के बाद अगर कोई देश इतने क्वांटिटी में इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और सोफिस्टिकेटेड लोगों, एडुकेटेड लोगों को प्रोड्यूस कर सकता है, तो वो है भारत देश। सो क्लियरली हर बड़ी कंपनी इंडिया में आके अपना प्रोडक्शन करना चाहती है, फैक्ट्री बनाना चाहती है, और ये जो सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन आउट ऑफ चाइना चल रहा है, उसमें इंडिया क्लियरली बेनिफिट कर रहा है। तो ये सब चीजों को अगर आप साथ में लें, तो आने वाला नेक्स्ट 10 साल भी इंडिया के लिए काफी पॉजिटिव रहने वाला है। ऊपर नीचे जरूर होगा, लेकिन स्ट्रक्चरली अगर हम देखें तो काफी पॉजिटिव है। एक और डेटा आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगा कि अगर लास्ट 20 सालों में आप देखो, तो इंडिया ने करीबन एवरेज में 10% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ दिया है। ये चाइना के बाद दूसरा बेस्ट परफॉर्मिंग नेशन है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, और ऑलमोस्ट 20 सालों में हमारा जीडीपी 7 गुना मल्टीप्लिकेशन हुआ है। लेकिन अगर आप मार्केट को देखें, तो मार्केट करीबन 12 गुना बढ़ा। तो क्लियरली ग्रोथ 7 गुना से जीडीपी बढ़ा, लेकिन मार्केट 12 गुना से बढ़ा। और इंडिया ही एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा मल्टी बैगर्स आइडेंटिफाई हुए हैं, जिसे हम 10 गुना 10 साल में बोलते हैं। इंडिया का उसमें परसेंटेज लास्ट 10 सालों में करीबन 40% है। वर्ल्ड में कोई भी अदर नेशन ने 40% NSE 500 यूनिवर्स में 10 साल में 10 गुने स्टॉक्स को होते हुए नहीं देखे। तो क्लियरली अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, और हम आज भी $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। आने वाले नेक्स्ट 5, 7, 10 साल आप जो भी कर लें, उसमें हम 5, 7, $8 ट्रिलियन की इकोनॉमी पर पहुंचेंगे। और क्लियरली आज हम $2500 पर कैपिटा जीडीपी पर हैं, और यूएस करीब $60,000 पर कैपिटा की जीडीपी पर है। तो एक बहुत बड़ा गैप है। अगर हम इस गैप को आधा भी कवर कर पाए, तो आने वाले में कई सेक्टर, कई स्टॉक्स, कई जगह वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी है। तो ये कोई हवे में नहीं है। ये जो मार्केट का हम रिस्पॉन्स देख रहे हैं, क्लियरली काफी सारे जो रिफॉर्म्स हुए हैं देश में, उसको वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप मार्केट्स को देखें तो क्लियरली वो स्लेव ऑफ अर्निंग्स होती है। अगर कॉर्पोरेट जगत की मुनाफे बढ़ते हैं, तो क्लियरली वो मार्केट में रिफ्लेक्ट करता है। 2018 में हमारे टोटल 500 टॉप कॉर्पोरेट्स को देखें, तो उनका मुनाफा 4,80,000 करोड़ के आसपास था।
और जैसे ही कोविड आई सबने बहुत जम के काम किया, सबने अपने कॉस्ट को टाइटन किया और लास्ट ईयर ये 4,80,000 11,10,000 करोड़ का एब्सोल्यूट प्रॉफिटेबिलिटी था। तो क्लियरली जो प्रॉफिट बढ़ा उसी को मार्केट आज अपने रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो हमें लगता है कि ऊपर नीचे नियर टर्म में होता रहेगा, बट आने वाले नेक्स्ट 5-10 साल इंडिया के लिए काफी बेनिफिशियल होने चाहिए। सर ये अ, अभी के लिए क्या फ्लो आपको लग रहा है, अगर मैं आने वाले 2-3 महीने की बात करूं आपसे रिटेल इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें आपको क्या फ्लो नजर आ रहा है? डेफिनेटली 10 साल में जो आपने अभी डेटा बताया, अगर वो सारी चीजें सही चलती रही तो अपवर्ड्स ही हमें डायरेक्शन दिख रही है, बट आने वाले 2-3 महीने में क्या ये बुल रन कंटिन्यू रहेगा या आपको कुछ ऐसे स्पीड ब्रेकर्स, ऑब्स्ट्रक्शंस ऐसी नजर आ रही हैं जो इसको ब्रेक लगाएगा या इसको रोकेगा? सो नीरज जी, ये जो मैंने दिया ये थोड़ा सा लॉन्गर टर्म आउटलुक था, मीडियम टू लॉन्ग टर्म। बट नियर टर्म में अगर नेक्स्ट 3-6 महीने की बात करें तो थोड़े डार्क क्लाउड्स मंडरा रहे हैं, जो कि हमें थोड़ा कॉशियस कर रहे हैं, और वो बेसिकली वैल्यूएशन के तौर पर है। अगर हम देखें तो इंडियन मार्केट लाइफ टाइम हाई पर है। कोई भी ऐसा मार्केट वर्ल्ड में नहीं है जो लाइफ टाइम हाई पर है, बड़े मार्केट और इमर्जिंग मार्केट्स पर। सब में भी 52 वीक हाई पर होंगे, बट लाइफ टाइम हाई पर इंडियन मार्केट है। तो यहाँ पर थोड़ा केयरफुल होना बनता है, क्योंकि वैल्यूएशंस कई हद तक थोड़े एक्सपेंसिव हो गए हैं जो मार्केट में है। आज मैं डेटा देख रहा था, तो NSE 500 का अगर मैं यूनिवर्स लेता हूं, तो उसमें अगर मैं ट्रेलिंग पी देखता हूं, मीडियन ट्रेलिंग पी, मैं एवरेज नहीं देख रहा हूं, मीडियन देख रहा हूं, उसका करीबन 33 का पी ट्रेलिंग बेसिस पर है। और ये नंबर्स आ चुके हैं उसके बेसिस पर है। और इंडिया ही एक मार्केट है जहां पर 60% ऑफ द NSE 500 कंपनीज अपने प्राइस टू बुक ग्रेटर देन 3 पर ट्रेड कर रही हैं, और 1/3 ऑफ द मार्केट मतलब 33% ऑफ द मार्केट पी ऑफ लेस देन ग्रेटर देन 50 पर ट्रेड कर रही है। तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन मैट्रिक्स थोड़ा सा हमें कॉशियस कर रहा है। एक समय आ सकता है नेक्स्ट 3-6 महीने में जहां थोड़ा ग्लोबल के कारण प्राइस करेक्शन या टाइम करेक्शन होए, और ये होना बहुत जरूरी है, बिकॉज लास्ट 3 महीने में मार्केट में एक बहुत बड़ी तेजी आई है, ब्रॉडर मार्केट में, स्पेशली मिड एंड स्मॉल कैप्स में। तो हमें लगता है कि काफी सारे लोअर क्वालिटी स्टॉक्स भी चल रहे हैं, और उसे थोड़ा सा हमें अगर मार्केट में, मतलब अगर आप पिच पर रहेंगे तभी लॉन्ग टर्म खेल पाएंगे। तो नियर टर्म को भी, हेडविंड्स को भी बचा के अपने को चलना है, और ये नेक्स्ट 3-6 महीना हमें लगता है थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए वैल्यूएशन को देखते हुए। सर एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, लोअर क्वालिटी स्टॉक्स का आपने नाम लिया कि कुछ लो क्वालिटी स्टॉक्स भी जो हैं चल रहे हैं, तो हाउ टू आइडेंटिफाई कि दिस स्टॉक इज ऑफ लो क्वालिटी? क्या बेसिक्स, क्या एक रिटेल इन्वेस्टर अपने चेक्स रन कर सकता है कि यार ये लो क्वालिटी स्टॉक है? सी, 2-3 चीज फाइनेंशियली पहले मैं बताऊंगा हमें लो क्वालिटी किसको बोलते हैं। लो क्वालिटी खाली अर्निंग से हाई क्वालिटी नहीं होता है कोई भी कंपनी। हमारा ये मानना है अर्निंग्स तो प्रॉफिट एंड लॉस एक चीज होती है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है बैलेंस शीट और कैश फ्लो। और अगर मैं आज देखता हूं काफी सारी कंपनियां, उनकी अर्निंग्स आ रही हैं लेकिन उनकी कैश फ्लो आज भी नेगेटिव या बैलेंस शीट आज भी पेन में है, उसे हम लो क्वालिटी कहते हैं। कि आप पहले भी देखे हैं, प्रीवियस साइकिल्स में भी देखे हैं कि गलतियां मोमेंटम और हाई मार्केट्स में ही होती हैं, और खाली अर्निंग ग्रोथ देख के लोग स्टॉक ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअली आपको बैलेंस शीट और कैश फ्लो देखना चाहिए, बिकॉज अर्निंग्स ग्रोथ तो बहुत अलग अलग चीजों के कारण आ जाती है, लेकिन बैलेंस शीट और कैश फ्लो कभी झूठ नहीं बोलता। पहला पॉइंट। सर इसका कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं? मैंने सॉरी आपको बीच में रोक दिया। अगर आप कोई अपने तजुर्बे से, अपने एक्सपीरियंस से किसी का कोई एग्जाम्पल देना चाहे स्टॉक का कि जो ऐसा ही था जिसमें अर्निंग ग्रोथ जबरदस्त आ रही थी लेकिन बैलेंस शीट वीक थी, ताकि उसको स्टडी कर पाए और मैं कोई पर्पस स्टॉक नहीं है। नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं आप लोग को सेक्टर की एग्जांपल देता हूँ। हाँ जी प्लीज। 2003 से 2008 देखें तो पावर, इंफ्रा, रियल एस्टेट, रोड कंस्ट्रक्शन में एक भारी तेजी आई थी। स्टॉक 10 गुना से 20 गुना हो गए थे 3-4 साल के अंदर। उनमें भी यही कैरेक्टरिस्टिक कई में था कि अर्निंग ग्रोथ आई जा रही थी, लेकिन बैलेंस शीट और कैश फ्लो ठीक नहीं था। वो डेट बोरो किए जा रहे थे बैंकों से पावर प्लांट लगाने के लिए, कई कंपनियां डेट बोरो कर रही थी रोड बनाने के लिए, और जैसे ही एक स्लो डाउन आया, क्योंकि उनकी कैश फ्लो उनको नहीं सपोर्ट कर रही थी, सब के सब कोलैप्स हो गए और बैंकों में एनपीए आ गया,
और आज के दिन काफी सारी वो कंपनियां पेनी स्टॉक बन के बैठी हैं। तो पॉइंट ये है कि टॉप लाइन इज वैनिटी, बॉटम लाइन इज सैनिटी, बट कैश इन बैंक इज रियलिटी। कि खाली आप टॉप लाइन के पीछे मत भागिए, उसका प्रॉफिट आना चाहिए, और उस प्रॉफिट का कोई मतलब नहीं अगर वो कैश फ्लो में तब्दील ना हो। तो कैश फ्लो ही रियलिटी है। ये अगर आप सत्य को भूल जाते हो बुल मार्केट में तो आपसे गलतियां होती है। तो ये काफी सारे स्टॉक्स हम देख रहे हैं जहां मूव हो रहे हैं, जहां पर कैश फ्लो नहीं है, खाली नरेटिव और अर्निंग्स हैं, और वो ज्यादा दिन सस्टेन नहीं करती है। पहला वो। दूसरा, अगर हम देखें तो हम एक चीज को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं जिसे हम रिटर्न ऑन कैपिटल कहते हैं। कि अगर आप 100 रुपए बिजनेस में लगाओ, तो अगर आप 15 रुपया उस पर नहीं कमाओ तो बिजनेस रन करने का कोई मतलब नहीं। अगर आप 100 रुपए पर 7-8 रुपया ही कमाओ, तो इससे बढ़िया तो आप वो 7-8 रुपए बैंक में डिपॉजिट में डाल दो, उसी में आपको मिल जाएगा। क्यों आप बिजनेस चलाने की रिस्क लोगे? तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है जो कंपनियां इंडिया में 12 से 14-15% का रिटर्न ऑन कैपिटल नहीं बनाती हैं और सिंगल डिजिट कैपिटल बनाती हैं, और वो 15-20% से ग्रो करने की कोशिश करती हैं, वो फाइनली अपने लिए कवर खोद देती हैं और अपने ही मतलब प्रॉब्लम में फंस के वो डेट ट्रैप में फंस जाती हैं। तो आज के दिन में काफी सारी कंपनियों को देख रहा हूं जो लास्ट 10 साल में उन्होंने कभी डबल डिजिट रिटर्न ऑन कैपिटल नहीं बनाया, और आज वो स्टॉक मार्केट उन्हें ले रहा है क्योंकि वो सस्ते हैं, और सस्ता एक रीजन के कारण है। तो खाली लो प्राइस टू बुक और लो पी पर नहीं जाना चाहिए, जो आज के दिन काफी लोग कर रहे हैं। थर्ड, हम ये देख रहे हैं कि कई सारी नरेटिव्स वाली स्टोरियां या थीम्स चल रही हैं और पी बहुत महंगे हो गए हैं। कई कंपनियां 50, 70, 80, 90 के पी पर ट्रेड कर रही हैं, जो हमें जस्टिफाइड नहीं लगता है। और कई जगह जहां पर प्रमोटर्स ने पहले का गलत काम किया या माइनॉरिटीज को रिवॉर्ड ठीक नहीं किया, आज उनके भी स्टॉक वापस चलने लगे हैं, कोई ना कोई नरेटिव और थीम के कारण। और हमारा ये मानना है, लेपर्ड्स डोंट चेंज देयर स्पॉट। जो पुराना पापी प्रमोटर है, जो पुराना गलत किया हुआ प्रमोटर है, वो एक बार सुधरेगा लेकिन उसकी नीयत कभी नहीं सुधरेगी। तो अगर ये 5-6 चीज देखें तो कई जगह लास्ट 3 महीने से ऐसे ऐसे कंपनियों में रैली हो रही है और स्टोरीज बन रही हैं। अभी आप कहीं भी सोशल फंक्शन में जाओ, सबके पास 5 टिप है आपको देने के लिए। तो जब ये माहौल होता है तो थोड़ा सावधान रहने का माहौल है, थोड़ा कॉशियस रहने का माहौल है। जो हमें लगता है इंडिया नेक्स्ट 5-10 साल में रहेगा, बट रोज पिच पर जाके छक्के मारने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप आउट हो जाओगे। पिच पे रहोगे तो आप इंडिया स्टोरी खेल पाओगे। और लास्ट 10 साल में भी आपने देखा 3-4 ऐसे साइकिल्स आए जिसमें काफी बड़ी करेक्शन हुई थी। छोटे छोटे साइकिल्स थे, शार्पर साइकिल्स थे, लेकिन उसमें अगर आप अपने आप को बचा के नहीं निकले तो आप खत्म हो गए और नेक्स्ट अपटर्न में आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए। तो ये मौका थोड़ा सा कॉशियस रहने का है, जहां पर गलतियां कम हो, ये आपको ध्यान रख के आगे चलने का है। राइट, बहुत ही अच्छे से सर आपने एक्सप्लेन किया। सर मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं स्टॉक्स देखता हूँ नेस्ले जैसे, मैं स्टॉक्स देखता हूँ अगर टाइटन जैसे, ये हमेशा ही हाई वैल्यूएशन हाई पी पे रहते हैं, राइट, और फिर भी ये वहाँ से भी ग्रोथ लेते रहते हैं। तो इनके पीछे का कारण आपको क्या लगता है, ऐसे स्टॉक्स के पीछे का कारण क्या लगता है? क्या कैश फ्लो इनको सपोर्ट करता है, या हिंदुस्तान यूनिलीवर का मैं नाम ले लेता हूँ, इन सबके पी रेशियो अगर हम देखें, इन सबके अगर हम लोग जो भी हम मैट्रिक्स बोलते हैं, जो भी हम बोलते हैं कि बेंचमार्क अगर हम देखें, तो हमेशा वो हायर साइड पे लगते हैं। दे आर ऑलवेज इन अ बुल रन काइंड ऑफ सिचुएशन और हाईली वैल्यूड स्टॉक्स। तो इन स्टॉक्स को कैसे अप्रोच करना चाहिए इस समय? सी, आज एक तो देखा जाए तो इंडिया इज अ लैंड ऑफ हाई वैल्यूएशन स्टॉक्स। सबसे ज्यादा मैंने आपको कहा, वर्ल्ड में अगर आप देखें तो आज इंडिया में 60% स्टॉक ऐसे हैं जो 50 के पी पर के ज्यादा हैं ट्रेलिंग बेसिस पर, और करीब 60 से ज्यादा प्राइस टू बुक 3 से ऊपर वाले हैं, और 1/3 ऑफ द मार्केट प्राइस टू अर्निंग्स 50 से ज्यादा है। तो क्लियरली वर्ल्ड में कहीं नहीं है ऐसा। तो क्लियरली इंडिया में बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी वैल्यू और जो पैसा आ रहा है, क्लियरली जो अच्छी गवर्न कंपनी है, अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली कंपनी है, अच्छे कैश फ्लो वाली कंपनी है, और जहां लोगों को लगता है आने वाले नेक्स्ट 10, 20, 25 साल अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है ग्रो करने की, वो कभी सस्ते नहीं होते हैं। पहला ये है। दूसरा, अगर आप देखें तो कई सारी ऐसी कंपनी जो एफएमसीजी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, इंडस्ट्रियल्स में है, उनको नेक्स्ट 10 साल भी अपने इक्विटी डाइल्यूट करने की कोई रीजन नहीं है। वो क्लियरली अपने इंटरनल अक्रूवल्स और कैश फ्लो से अपने ग्रोथ को, जो 20%, 15%, 25% ग्रोथ है, उसको वो कर सकती है।
और इसे मार्केट काफी लाइक करता है बिकॉज ये डिमांड सप्लाई हो गया। अगर आप इक्विटी नहीं इशू करोगे, नई इक्विटी मार्केट में नहीं आएगी और पैसा आते जाएगा, तो कभी भी आप वो जो अच्छे कंपनियां हैं वो सस्ते नहीं होते हैं। और प्लस अगर आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखें तो बहुत हैंडफुल ही कंपनियां हैं जो लास्ट 10 साल में अपने आप को 10 से 15% के बीच में हर साल ग्रो कर पाई हैं। तो इसलिए ये कारण है कि कई जगह लोग अपॉर्चुनिटी देखते हैं, लॉन्गर टर्म ग्रोथ पाथ देखते हैं, रनवे फॉर ग्रोथ देखते हैं, और उनमें देखते हैं तो कई सारी ऐसी कंपनियां निकल के आती हैं। राइट। सर, आपने वैल्यूएशंस की बात करी। मैं आपसे एक डिफरेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। इस समय कौन से सेक्टर्स हैं जो आपको थोड़े अंडर वैल्यूड लगते हैं? क्योंकि ओवर वैल्यूएशन में तो आपने बहुत बताया। कौन से सेक्टर्स हैं जो इग्नोर्ड है मार्केट से इस समय, मार्केट जिनको इस बुल रन में भी फेवर नहीं कर रहा है? सो क्लियरली अगर आप देखें तो नीरज जी, 5 साल के बाद हमें फार्मा सेक्टर थोड़ा बेटर लग रहा है। ये एक अंडर वैल्यूड सेक्टर है आज के दिन, एक अंडर डॉग के रूप में है, और आने वाले साल 2 साल ये सेक्टर के लिए काफी अच्छी चीजें हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं? तो हर फार्मा कंपनी इंडिया में उनके या तो डोमेस्टिक लिंकेज है या यूएस लिंकेज है। तो डोमेस्टिक मार्केट काफी अच्छा कर रहा है बिकॉज इंडिया में जैसे जैसे पेनिट्रेशन बढ़ रहा है और अच्छी फार्मा कंपनियों का डोमेस्टिक मार्केट काफी अच्छा है। लेकिन लास्ट 3-4 साल से यूएस मार्केट काफी पेन दे रहा था इन्हें, और अभी जो चेंजेस हो रहे हैं यूएस में, काफी सारे ड्रग के शॉर्टेजेस हैं। और आपको ये जान के हैरानियत होगी कि 60 से 70% जो यूएस की जेनरिक वॉल्यूम्स है फार्मा में, वो इंडिया की कंपनियां ही सप्लाई करती हैं। और वहां पर 2-3 कंपनियों ने चैप्टर 11 बैंक्रप्सी फाइल कर दी है वहां पर, जो यूएस की कंपनियां हैं, और उसके कारण ड्रग शॉर्टेजेस हो गए हैं जो इंडियन कंपनीज के लिए काफी बेनिफिशियल है। जो चौथी तिमाही गई अभी, उसमें ये पहली बार हुआ कि सारी कंपनियों में फार्मा में यूएस रेवेन्यूज इधर फ्लैट था या इंक्रीज हुआ। तो ये आने वाले समय में हमें लगता है कि ये साल और नेक्स्ट ईयर फार्मा के लिए ठीक रह सकता है, वैल्यूएशन ज्यादा महंगे नहीं है, और ये एक डार्क हॉर्स की तरह उभर सकता है। और ये एक अंडर वैल्यूड पॉकेट है जो मार्केट में लास्ट 3-4 साल से पार्टिसिपेट नहीं किया है। सेकंड, हमें लगता है कि आईटी सेक्टर कहीं ना कहीं वर्स्ट में भी बिहाइंड में भी 1 तिमाही 2 तिमाही, और लास्ट 1.5 साल से अगर आप आईटी सेक्टर को देखें तो इन्होंने भी इस पूरे रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया है। और आने वाले समय में हमें लगता है कि अगर वर्ल्ड में क्लाउड अडॉप्शन होना है, एआई अडॉप्शन होना है, बड़ी बड़ी कंपनियों को डिजिटल स्ट्रैटेजी अपनी इम्प्लीमेंट करनी है, तो उन्हें इंडियन आईटी सर्विसेज जो कंपनियां हैं उनके हेल्प लेनी ही पड़ेगी, और उनके लिए आने वाले समय में अपॉर्चुनिटी बड़ी रहेंगी। और ये सारी कंपनियां हाई फ्री कैश फ्लो कंपनियां हैं, अच्छी मैनेजमेंट कंपनियां हैं, ग्रोथ कंपनियां हैं। तो आईटी सेक्टर आज जो पिटा हुआ है उसे रीलुक करने की जरूरत है, स्लोली एंड ग्रेजुअली। थर्ड सेक्टर देखें तो फाइनेंशियल्स है। ये आज के दिन अकॉर्डिंग टू देयर ग्रोथ महंगे नहीं है। आज भी हमारा रुझाव प्राइवेट सेक्टर बैंक की तरफ है, और कई सारे अलग अलग फाइनेंशियल, इंश्योरेंस कंपनी, वेल्थ मैनेजमेंट, ये सब की तरफ है, और ये सेक्टर भी ठीक लग रहा है। इन्होंने बुल मार्केट में पार्टिसिपेट किया है, बट आज भी इनका लॉन्ग रनवे फॉर ग्रोथ देखूं तो ये महंगे नहीं दिखते हैं। प्लस हमें लगता है कि आने वाले समय में, जैसे मैंने बताया, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बढ़ेगा, और कई सारी कंपनियां अपने साइज से बहुत बड़ी हो जाएंगी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, चाहे वो पाइप मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे वो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन या चाइना प्लस स्ट्रैटेजी को केटर करने में हो, चाहे वो केमिकल्स में हो। तो आने वाले ये जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग बकेट है, मैं इस पर काफी पॉजिटिव हूँ, और ये हमारे पोर्टफोलियो का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, इंडस्ट्रियल कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग। और हमें लगता है ये नेक्स्ट 3-5 साल की थीम काफी स्ट्रॉन्ग थीम है, और इसमें हमें काफी हमारा पॉजिटिव रुझाव है। तो ये सारे थीम्स हैं जो हमें अच्छे लगते हैं, और आने वाले समय में हमें लगता है इनका प्रदर्शन काफी ठीक रहना चाहिए। राइट। तो कंक्लूजन ये हो सकता है कि इस समय ये वैल्यूएशंस ठीक दे रहे हैं और आने वाले समय में इनको आपको अच्छे रिटर्न्स जो है वो बन सकते हैं इन सेक्टर्स के लेकिन अंदर। सब में आपको स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच करना होगा। जैसे मैंने फार्मा बताया, उसमें आप एक सिंगल अप्रोच लेके सब कुछ नहीं ले सकते हैं। उसमें स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स है, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच है। तो बॉटम अप अप्रोच बहुत जरूरी है। मैंने टॉप डाउन आपको एक व्यू दिया कि ये सेक्टर्स अच्छे हैं, वैल्यूएशन ठीक ठाक है, और इसमें अब जाके आपको अच्छी कंपनियां ढूंढनी होगी। राइट, राइट। ओके। अब
ऐसे कौन से सेक्टर्स आपको इस समय दिख रहे हैं जिनसे जो अपने बबल के रूप में आ चुके हैं, बबल में पहुंचने वाले हैं या बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू होने वाले हैं, जिनसे इस समय जैसे बोलते हैं ना कि व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी यू शुड बी फियरफुल, तो जिनसे हमें इस समय थोड़ा सा डरना चाहिए क्योंकि वो अपने बिल्कुल वैल्यूएशन की पीक पे पहुंच चुके हैं? हाँ, मतलब एक पर्टिकुलर सेक्टर नहीं बोलूंगा, बट वहाँ स्टॉक स्पेसिफिक आपको अप्रोच देखना चाहिए। और मैं इस तरह आपको बताऊंगा कि हमारा ये अनुभव रहा है कि लोग पी को आइसोलेशन में देखते हैं। खाली पी 50, 60, 70 हुआ तो बहुत महंगा हो गया, वो नहीं करना चाहिए। हमें एक चीज देखना चाहिए, पैग, कि हम जो पी दे रहे हैं उससे हमें कितना ग्रोथ मिल रहा है कंपनी में। जब भी हमने देखा है कि आप 2 टाइम ऊपर का पैक देते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी का आपका एक्सपेक्टेशन है कि ग्रोथ 10% का ही रहेगा, लेकिन आप उसे स्ट्रक्चरली 25-30 की पी दे देते हो, तो कहीं ना कहीं आपको वो स्टॉक पैसा बना के नहीं देगा, हो सकता है आपका पैसा घटे। तो मेरा ये एडवाइस रहेगा कि आप पैक को देखें कि कौन सी कंपनियां पैक में 2 के नीचे है, और स्वीट स्पॉट 1 से 1.5 का होता है। अगर आप 1 से 1.5 में हो, हाई पी भी हो लेकिन हाई ग्रोथ ऑफर कर रहा हो, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर लेकिन हाई पी हो और लो ग्रोथ हो और पैक 2.5, 3, 3.5 का हो, तो आपको इवैल्यूएट करना चाहिए। वो एक बबल जोन वाला स्टॉक है, हो सकता है आने वाले समय में वो पैसा आपको ना बना के दे। राइट। अभी आपने सर एक एक क्वेश्चन के जवाब में बताया कि जो अपने सेक्टर्स की हमने डिस्कशन करी उसमें अपने फॉलोअप में बताया कि अब हमें इन सेक्टर्स में जो है वो अच्छे स्टॉक्स ढूंढने पड़ेंगे। अच्छे स्टॉक से एग्जैक्टली क्या मतलब है कि कौन उसके अंदर क्या करेक्टरिस्टिक्स देखें? अर्निंग एंड कैश फ्लो, मुझे समझ आया कि अर्निंग होना चाहिए, कैश फ्लो होना चाहिए डेफिनेटली, जैसा आपने पहले बताया। इसके अलावा और क्या पैरामीटर्स हम ढूंढ सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर मैं आज फार्मा सेक्टर पर रिसर्च करने बैठता हूं तो मैं क्या क्या पैरामीटर्स पे एक स्टॉक को जो है वो गुजारूं या किस पैरामीटर से उसको टेस्ट करूं कि मैं सिलेक्ट कर पाऊं कि ये स्टॉक एक अच्छा स्टॉक है? पहला चीज नीरज जी, जो हमारी फिलॉसफी है वो ये है कि पहले मैनेजमेंट को देखिए। हमारा ये मानना है कि 90% कंपनीज इंडिया में मैनेजमेंट एक वाइटल रोल प्ले करता है। और मैनेजमेंट का मतलब है कि आप उसके पास्ट को देखिए, किस तरह वो माइनॉरिटी के साथ रहे हैं, नहीं रहे हैं। और जैसे मैंने बताया, लेपर्ड्स डोंट चेंज देयर स्पॉट। अगर आप गलत मैनेजमेंट के कंपनी में हो तो बहुत बड़ा प्रोबेबिलिटी है कि आप उसमें से पैसा गवा के निकलोगे। लेकिन अगर आप अच्छी कंपनी में, अच्छे मैनेजमेंट में हो और मीडियोकर भी कंपनी है, तो वो मैनेजमेंट कंपनी को सोना बना देती है। और हमने ये टाइम एंड अगेन देखा है। और क्लियरली हमें लगता है कि मैनेजमेंट एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। इसमें हमने कुछ आर्ट एंड साइंस इवॉल्व किया है, जैसे कि हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने एक सीए नेटवर्क डेवलप किया है। और जब भी हम कोई कंपनी के ऊपर रिसर्च करते हैं तो हम उस लोकल सीईओ को फोन करते हैं जो काफी यू नो अनुभवी रहते हैं, और उनको पता है प्रमोटर का क्या लाइफस्टाइल है, क्या शौक है, क्या किस तरह रहते हैं, किस तरह चलते हैं। और हमारा ये मानना है, पर्सनल बैलेंस शीट और प्रमोटर की बैलेंस शीट कभी दो डिफरेंट नहीं होती है। तो अगर आप सही तरीके से प्रमोटर को पहचान ले तो 90% आपका काम इजी हो जाता है, बिकॉज आप आराम चैन की नींद सो सकते हो। बिजनेस ऊपर नीचे होगा बट प्रमोटर की नीयत कभी फेड में नहीं आएगी, उसका आप कॉन्फिडेंस लेके चल सकते हो। और ओवर अ पीरियड हमने देखा है, जिन जिन कंपनियों में इंडिया में वेल्थ क्रिएट हुआ वहां पर प्रमोटर एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाए हैं। और जहां जहां वेल्थ डिस्ट्रॉय हुआ वहां भी प्रमोटर ने एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाई है उसे डिस्ट्रक्शन में। तो प्रमोटर मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हमने ये ट्रेड देखा है कि इंडिया में जो भी मल्टी बैगर्स बने हैं उनमें प्रमोटर की हिस्सेदारी, जिसे शेयर होल्डिंग कहते हैं, वो 58% के ऊपर थी। तो क्लियरली इनका स्किन इन द गेम था, और इन्होंने अच्छे प्रोफेशनल मैनेजमेंट को साथ में लाके उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी, उनकी विजन और प्रोफेशनल का एग्जीक्यूशन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन उनके लिए मैजिक काम किया। आज बड़े बड़े कंपनियों को, इंडिया की लार्जेस्ट मार्केट कैप कंपनियों को सबको देखें तो उसमें एक प्रमोटर है और साथ में कहीं ना कहीं प्रोफेशनल मैनेजमेंट ने उन्हें विजन को एग्जीक्यूट किया। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एनालिसिस है हमारी कंपनियों को एनालाइज स्टार्टिंग में करने का। सेकंड, हम अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि ये छोटी मछली बड़े तालाब में है कि बड़ी मछली छोटे तालाब में है। अगर छोटी मछली बड़े तालाब में या समुंदर में है तो अपॉर्चुनिटी जो ग्रोथ की और साइज की है आने वाले समय में वो बहुत ज्यादा होगी और रनवे फॉर ग्रोथ बहुत ज्यादा होगा। बट लेकिन अगर वो बड़ी मछली छोटे तालाब में है
तो जितनी भी हाथ पैर मार ले, अगर वो 50-60% मार्केट ऑलरेडी मार्केट शेयर है, तो वो लिमिटेड हेडरूम है ग्रोथ करने की। तो ये सेकेंड चीज है। थर्ड देखते हैं कि उनका कॉम्पिटिटिव एज क्या है, वो मार्केट में नेक्स्ट 10 साल कैसे टिक सकते हैं, क्या चीज उनको सरवाइव करेगी। आज बड़ी जो फोन वाली कंपनी है, जो विश्व की सबसे बड़ी मार्केट कैप कंपनी है, आज उनका इनोवेशन, प्रोडक्ट ब्रांडिंग, सब चीज उनके लिए इतने सालों तक काम किया, तभी वो विश्व की लार्जेस्ट मार्केट कैप कंपनी बनी। तो उनका कॉम्पिटिटिव एज उनका R&D और इनोवेशन था। आज हम जो भी कंपनियों को देखते हैं, हम ये पूछते हैं आपका कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, R&D है, इनोवेशन है, क्या ऐसी चीज है जो आपको एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव एज देती है कंपेयर टू कंपटीशन। ये तीसरी चीज। चौथी चीज मैंने आपको फाइनेंशियल्स में बताई, कैश फ्लो और रिटर्न ऑन कैपिटल, कि भाई अगर आप उसको ठीक से लास्ट 10 साल को एनालाइज कर लो, तो आपको कंपनी का डीएनए पता चल जाएगा कि ये डीएनए कंपनी का कैश फ्लो वाला कंपनी है या खाली अर्निंग ग्रोथ वाली कंपनी है जो कैश फ्लो को वजूवत नहीं देती है। तो अगर ये 5-6 चीज को आप कंबाइन करो, प्लस वैल्यूएशन जो आप भाव पर खरीद रहे हो, आप ये नहीं कर सकते कि आप मुंबई में फॉर एग्जाम्पल बोरीवली में नरीमन पॉइंट का भाव देख के आप बोरीवली में माल खरीदो, तो आपका पैसा गवाओगे। तो आप कोई भी अच्छी कंपनी हो, लेकिन जो प्राइस पर आप खरीदते हो, जो वैल्यूएशन पर खरीदते हो, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्ले करती है। तो ये 6 चीज को अगर मैं कंबाइन करता हूं, तो ही हम लोग इस तरह हर सेक्टर को, हर स्टॉक को एनालाइज करते हैं और उसे हम रैंक करते हैं। और ये बहुत जरूरी है कि आप गलतियां कम करो नीरज जी, क्योंकि मार्केट में अगर आप गलतियां कम करोगे तो अपने आप कंपाउंडिंग होगी और आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि कंपाउंडिंग कैसे हो रही है। आपको उन शार्कों से दूर रहना है, उन वेल्थ डिस्ट्रक्टर से दूर रहना है। और अगर ये फ्रेमवर्क को आप ठीक तरह कर पाओ, तो गलतियां होंगी, बट गलतियां छोटी होंगी जो आपको मार्केट में सरवाइव करने देगी, और कोई बड़ी गलती नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास कोई फ्रेमवर्क ही नहीं है, कोई फिलॉसफी नहीं है, तो आप कोई भी स्टॉक लेके खरीद लोगे, हो सकता है कि आने एक मंदी आए और आपका पोर्टफोलियो साफ हो जाए। तो मुझे डर एक ही चीज लगता है जब मैं निवेशकों का पैसा मैनेज करता हूं, कि परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल कभी नहीं होना चाहिए, और ऐसी कोई बड़ी गलती नहीं होनी चाहिए जिसे हमें शर्मिंदा होना पड़े इन्वेस्टर के, निवेशकों के साथ। सर, आपकी म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं। टीम ने जो डेटा इकट्ठा किया है उसके अकॉर्डिंगली जो मिड कैप और इमर्जिंग मार्केट म्यूचुअल फंड्स हैं, उन्होंने 20% का CAGR दिया है। तो इसके अंडरलाइंग थीम्स क्या हैं? अगर मैं इन दोनों ही म्यूचुअल फंड, मिड कैप और आपका जो इमर्जिंग मार्केट म्यूचुअल फंड की बात करूं, तो इसके अंडरलाइंग थीम्स क्या हैं सर? सो इमर्जिंग फंड देखें तो आज वो 30,000 करोड़ का फंड हो गया है, और ये एक मिड कैप फंड है। जब मैं इस फंड को 10 साल पहले देखता था, तो इस फंड का साइज 51 करोड़ का होता था नीरज जी, दिसंबर 2013। 51 करोड़ से 30,000 करोड़ की जो जर्नी है, बहुत ही फैंटास्टिक जर्नी रही है। और हमारा ये मानना है कि इंडिया में अपॉर्चुनिटी बहुत है। आपको खाली गलतियां कम करनी है और अपने इमोशन पर कंट्रोल करना है। बिकॉज देखिए, मार्केट में जो होगा उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, उसके ऊपर आपका एक लिमिटेड पॉइंट तक कंट्रोल है। खाली दो ही चीज आपके कंट्रोल में है, एक आपकी प्रोसेस, आपकी फिलॉसफी, और दूसरा आपका ओन टेम्परामेंट। इसलिए मैं हर बार कहता हूं, मार्केट में EQ इज ग्रेटर देन IQ, इमोशन क्वेश्चन इज ग्रेटर देन इंटेलिजेंट क्वेश्चन। अगर आप ग्रीड फियर की साइकिल से अपने आप को अलग कर पाओ, तो आप आगे बढ़ सकते हो। और यही हुआ लास्ट 10 साल 15 साल में, कि आपने देखा कि अपॉर्चुनिटीज बहुत आई। फ्रेमवर्क और फिलॉसफी के द्वारा आपने जो गलतियां उसे बहुत मिनिमाइज किया। मैं ये नहीं कहता मैंने गलतियां नहीं की, मैंने भी बहुत गलतियां की हैं, लेकिन गलतियां इतनी छोटी थी कि वो आपके ओवरऑल रिटर्न में ज्यादा हावी नहीं हुई। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मार्केट साइकिल्स को आपने ठीक ठीक से क्रॉस किया। और मेरा ये मानना है कि लोग स्टॉक पिकिंग पर ज्यादा वजूहत देते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन एज अ प्रैक्टिशनर मुझे लगता है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोर देन स्टॉक पिकिंग। स्टॉक पिकिंग तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जो पोर्टफोलियो आप कंस्ट्रक्ट करते हो, उसमें अगर आप एक्सेसिव वेट कोई स्टॉक में रख देते हो और वो गलतियां हो गई, तो आपके पूरे अल्फा को उड़ा के ले जाती है। तो जो अगर आप पोर्टफोलियो के ऊपर ध्यान दे पाए ठीक से, और ठीक से कंस्ट्रक्ट कर पाए अच्छी कंपनियों को, तो वो आने वाले समय में आपको निराशा नहीं करेंगे। और क्लियरली हमारा स्टाइल है
गोरिल्ला टू किंग कॉन्ग, कि भाई ये फिलॉसफी से आप अपने 60-70 गोरिल्लास को सिलेक्ट करो, उनमें से कौन किंग कॉन्ग बनेगा आपको भी नहीं पता, लेकिन अगर वो ठीक काम किए तो आने वाले समय में छोटे वाले मिड हो जाएंगे, मिड वाले लार्ज हो जाएंगे, और इसी तरह वो किंग कॉन्ग बन जाएंगे। तो गोरिल्ला टू किंग कॉन्ग की स्ट्रैटेजी रखिए, गलतियां कम करिए, अपने फिलॉसफी को मैनेज करिए, अपने इमोशनल कंट्रोल और टेम्परामेंट को कंट्रोल करके मार्केट की ग्रीड एंड साइकिल को आगे बढ़िए। यही एक अंडरलाइंग फिलॉसफी है, यही एक अंडरलाइंग थीम है कि आपने दोनों फंडों में कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अच्छे रिटर्न्स देखे हैं। सर कुछ गोरिल्लास का नाम शेयर करना चाहेंगे जो किंग कॉन्ग में तब्दील हुए आपके इस जर्नी के दौरान, जो आपने बताया 51 स्पेसिफिक करोड़ मैं से नहीं बात करना 65 करोड़। चाहूंगा, बिकॉज रेगुलेटरी हम लोग के काफी रिस्ट्रिक्शंस राइट। होती हैं, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर कोई भी हमारे पोर्टफोलियोज को एनालाइज करें तो वो देख पाएंगे कि हमारा चर्न रेशियो बहुत कम है, और कई कई कंपनियों को हमने काफी लंबी अवधि तक अपने पोर्टफोलियो में रखा है और उन्हें बहुत छोटे से बड़े होते देखा है। राइट, ग्रेट। तो गोरिल्लास को जानने के लिए हम म्यूचुअल फंड को एनालाइज कर सकते हैं, आपके फंड को, और उससे हमें पता चल जाएगा। बहुत बढ़िया सर। सर एक क्वेश्चन मेरे पास एज अ इन्वेस्टर आता है, बुल रन चल रहा है, अच्छा खासा जो है फ्लो चल रहा है मार्केट में, लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे हैं, मैं नाम ले देता हूँ स्टॉक का, आप स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन मत कीजिएगा, मैं एग्जांपल के तौर पे नाम ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल पेज इंडस्ट्रीज, तो वो अपने इस समय मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने लोएस्ट पॉइंट पे आ गया। अगर मैं 52 वीक लो निकालूंगा तो अपने 52 वीक लो पे इस समय चल रहा होगा। क्या कारण इसके पीछे हो सकते हैं? जो मुझे समझ आया है, जो इन्वेस्टर्स के बीच में बातचीत चल रही है, कि उनके कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ गया। अब ऐसे स्टॉक्स को इस समय इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए कि मार्केट एकदम पीक पे है, उनका स्टॉक 52 वीक लो पे है, ऐसे स्टॉक्स के साथ रिटेल इन्वेस्टर्स को कैसे डील करना चाहिए? सी, आपको अगर आपको रिसर्च करके लगता है कि ये टेम्पररी है, सी रॉ मटेरियल ऊपर जाते नीचे जाते रहेंगे, मार्जिन ऊपर नीचे होंगे, बट स्ट्रक्चरली कंपनी में तकलीफ नहीं है, तो आप उस कंपनियों के साथ बने रहे। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, इस कंपनी में कोई अलग कारण है जिसके कारण मार्केट इसे वैल्यू नहीं दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कई सारी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रही हैं, और उस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण जो आज कंपनियां हैं, अगर वो अपने आप को पिवट नहीं करती हैं नई टेक्नोलॉजी में, तो उनकी जो टर्मिनल वैल्यू है वो एट रिस्क है, राइट? और उसे मार्केट कभी भी वैल्यू नहीं करता। मार्केट बहुत स्मार्ट है, आप और हमसे ज्यादा स्मार्ट है, बिकॉज मार्केट इज कलेक्टिव विजडम ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल आउट देयर। तो कई चीजें अगर आपको लगता है स्ट्रक्चरली कोई चेंज है बिजनेस में, जहां टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस है या डिस्ट्रप्शन रिस्क है, उससे आप दूर रहें। अगर वो नहीं है, ये खाली उतार चढ़ाव वाला रॉ मटेरियल ग्रॉस मार्जिन एबिटा मार्जिन वाला गेम है, और मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी अच्छी है, लीडर है अपने सेक्टर में, क्षेत्र में, तो आप उन कंपनियों के साथ बने रहिए, आने वाले समय में आपको पैसा जरूर बनेगा। तो आपको वो रिसर्च करना है और देखना है कि किस कारण ये कंपनी ऊपर नहीं जा रही है। अगर बिजनेस के कारण है तो आप भयभीत ना हो, लेकिन अगर कोई बड़ा टेक्नोलॉजिकल रिस्क है, प्रमोटर रिस्क है, बैलेंस शीट रिस्क है, कैश फ्लो रिस्क है, तब आप ये डरना जरूरी है, और उससे फिर आपको अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना बहुत जरूरी है। सर इसी इसी क्वेश्चन को अगर मैं फॉलो अप लूँ, तो कितने क्वार्टर के रिजल्ट्स पे हम लोग जो है वो ये डिसीजन ले सकते हैं? जैसे एक क्वार्टर में रिजल्ट्स अगर खराब आए रॉ मटेरियल के प्राइस की वजह से, उसका स्टॉक प्राइस पे इम्पैक्ट देखने को मिला, दूसरे क्वार्टर के रिजल्ट्स म्यूटेड आए या अच्छे आए तो भी स्टॉक प्राइस जो है वो हमें हिलता हुआ दिखाई नहीं दिया, तो ऐसा में कितने समय तक वेट करना चाहिए? नीरज जी, मैं अपने पर्सनल अनुभव के साथ बता सकता हूँ, कई कई कंपनियों में मैंने 2.5 साल तक जीरो रिटर्न देखा है, ठीक है? और और हम बने इसलिए रहे उस कंपनियों में क्योंकि एक्सटर्नल हेडविंड था, मार्केट एक्सटर्नल हेडविंड मार्केट का था, लेकिन कंपनियां सही काम कर रही थी। उस हेडविंड में भी, उस खराब टाइम में भी मार्केट में उन्होंने अपने बैलेंस शीट और कैश फ्लो को खराब नहीं होने दिया, और ये हमें कॉन्फिडेंस दिया कि जिस दिन भी उनकी डिमांड सिचुएशन, रॉ मटेरियल सिचुएशन बेटर होगी, ये कंपनी आके छक्का लगाएगी। और कई सारे जगह ऐसा हुआ कि 2-2 साल हमने वेट किया, और जब उनका अच्छा समय आया तो उन्होंने बॉल को सीधा स्टेडियम के बाहर हिट किया, और एक ही साल में स्टॉक 5 गुना से 10 गुना हुआ। सो मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि वो आपको रिसर्च करना होगा कि ये कंपनी में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है कि सिक्लिकल प्रॉब्लम है। अगर सिक्लिकल प्रॉब्लम है, उसके बाद भी
कंपनी मैनेजमेंट एकदम स्ट्रांग होके अपनी बैलेंस शीट कैश फ्लो को खराब नहीं होने दे रही है, ये एक बहुत बड़ा साइन है कि कंपनी में एक कुछ ना कुछ स्ट्रांग एडवांटेज है। और जैसे ही वो हेडविंड टेलविंड में तब्दील होता है, कंपनियां बहुत स्ट्रांग उभर के आती है और उस समय मार्केट उसे कई बड़ा वैल्यू देता है। तो क्लियरली एक कोई स्पेसिफिक पीरियड नहीं है, आप उसे इवैल्यूएट करने की जरूरत है। और कई कंपनियों में हमने देखा कि 2-3 क्वार्टर तिमाही के बाद हमें पता चला कि इस कंपनी का बैलेंस शीट खराब हो रहा है, कैश फ्लो बहुत चिंतित वाला हो गया है। उस फिर हम वेट नहीं किया, हम उसे निकल गए। तो क्लियरली ये आपको देखना खुद होगा कि कैसे आप कर पाओगे इसको। राइट, मतलब अपने रिसर्च के बेसिस पे एक कॉल 100%। हमें लेनी चाहिए। 100%। राइट सर, टीम ने आपकी एक स्टेटमेंट निकाली है, अ लॉट ऑफ पॉकेट्स इन मैन्युफैक्चरिंग स्पेस आर लुकिंग गुड। तो मैं चाहता हूँ इस पे आप थोड़ा और डिटेलिंग हमें दें कि कौन सी पॉकेट्स हैं जो अच्छी लग रही है मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं क्या? सो मैं नीरज जी आप लोग को 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ कि भारत देश में हो क्या रहा है। अगर आप वर्ल्ड को देखें, विश्व को देखें, तो विश्व एक बाइपोलर वर्ल्ड हो गया है, जहाँ एक तरफ यूएस है और एक तरफ चीन है। और लास्ट 20-25 सालों में चीन ने पूरे डिफ्लेशन को वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किया। लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग, पूरे कंपनीज पूरे विश्व की चाइना पर डिपेंडेंट। और जैसी कोविड आए, लोगों ने ये रियलाइज किया कि हम एक कंट्री पर अपने पूरे कंपनी के फ्यूचर पर डिपेंडेंट है, चाहे वो सप्लाई चेन हो, चाहे वो उनका एंड मार्केट हो या जो भी हो। अब आने वाले समय में हमें आपको सबको पता है कि चीन और रूस की जो संबंध है वो काफी खटास वाली हो गई है, काफी खराब हो गई है। और हर कंपनी यूएस से आके दूसरी जगह पर जाना चाहती है। इसका बेनिफिट वियतनाम को भी दिख रहा है, इसका बेनिफिट बांग्लादेश को भी दिख रहा है और इसका बेनिफिट इंडिया को भी दिख रहा है। अब हम छोटी सी एक एग्जांपल लेते हैं मोबाइल फोन की, ठीक है। ये क्षेत्र में कोविड के दौरान गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम इंट्रोड्यूस किया और आपने देखा 3 साल में काफी बड़ा प्रोग्रेस हुआ। एप्पल की जो तीनों मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, फॉक्सकॉन, पेजिट्रॉन, विस्ट्रॉन, तीनों ने पीएलआई स्कीम्स में पार्टिसिपेट करके लाइसेंस जीती। आज वो तीनों जन अपना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बना रही है और ये पहला बार है कि आईफोन 14 इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है। और आने वाले समय में इंडिया विल बिकम द बिगेस्ट हब। 5 साल पहले हमें लग रहा था हम इंपोर्ट पर डिपेंडेंट हो गए हैं फोन पर, पहली बार हमने $4-5 बिलियन का फोन एक्सपोर्ट किया है। और आने वाले समय में हमें लगता है ये $50 से $60 बिलियन का एक्सपोर्ट रेवेन्यू हमारे लिए फोन खाली कर सकता है। और जब भी फोन वाले लोग आए तो उसके इर्द गिर्द सारी मैन्युफैक्चरिंग, कैमरा मॉड्यूल, डिस्प्ले, पीसीबी बोर्ड सब आ गए। और आपके दर्शकों को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि साउथ में एक प्लेस है श्री सिटी, 10,000 एकड़ का लैंड है, वहां आप जाइए, देखिए, ग्राउंड पर देखिए किस तरह काम हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में। और मेरा ये मानना है एसी मोबाइल जो हुआ है वो आने वाले समय में इंडिया को एक एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी हब बनाएगी। एक छोटा सा एग्जांपल, एक और एग्जांपल देता हूं जो बहुत कम सुना है लोगों ने। गुजरात में एक छोटी सी जगह है जिसका नाम है मोरबी, टाइल मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा हब है। वो आज के दिन वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट क्लस्टर हो गई है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टाइल्स में। नीरज जी, 4-5 साल पहले यहाँ पर 550 यूनिट है जो टाइल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और अनलाइक फार्मा या अनलाइक आईटी, जहां बड़े दिग्गजों ने कंपनियां बैठाई और आज वो ऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ 550 गुज्जू प्रमोटर्स, मेहता जी, शाह जी, वो लोग अपना फैक्ट्री रन कर रहे हैं। और 5 साल पहले उनकी टोटल एक्सपोर्ट मोरबी से विश्व में 4,500 करोड़ की थी। आज के दिन हमारा अनुमान है इस साल 2024 में उनका एक्सपोर्ट विश्व में 19,500 करोड़ का होगा। 4,500 करोड़ से 19,000 करोड़, जहां की मतलब उसमें कोविड भी देखा, सब कुछ देखा आपने। तो हमने मार्केट शेयर गेन किया है और ये इंडिया की रियल ग्राउंड लेवल स्टोरी है कि एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी हो सकती है। और उनका टैगलाइन पता है क्या है? चीपर देन चाइना, बेटर देन इटली। कि हम चाइना से कम कॉस्ट पर हैं और इटली से बेटर टाइल हम आपको, इटालियन मार्बल जो बोलते हैं, उससे बेटर हम क्वालिटी दे रहे हैं। और इसके कारण आज 19 से 20,000 करोड़ का एक्सपोर्ट खाली मोरबी करेगा, जो कोई छोटा अमाउंट नहीं है। इसी तरह हम डिफेंस में देख रहे हैं कि हम सोचे थे गवर्नमेंट के लिए डिफेंस करेंगे, लेकिन एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी बहुत उभर के आ रही है।
कैपिटल गुड्स में सेम चीज देख रहे हैं हम सेम चीज फर्नीचर में देख रहे हैं, प्लाईवुड्स में देख रहे हैं, टेक्सटाइल में देख रहे हैं। तो आने वाले समय में हमें लगता है कि अगर इंडिया एक ऑल्टरनेट की तरफ उभरना है चाइना को, तो ये बहुत बड़ी एक अपने लिए अपॉर्चुनिटी है। कोई सेल्फ गोल हम ना करें, हम कॉम्प्लेसेंट ना हो, बस यही हम प्रार्थना करना चाहेंगे। आईटी सर्विसेज में हम कितना बड़ा काम किए हैं, वही चीज हम अगर दूसरे क्षेत्रों में रेप्लिकेट कर दें, तो आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल गुड्स बहुत बड़ा हो जाएगा। और एक स्मॉल एग्जांपल देता हूँ जिसमें हमारी प्लीज। कंपनियों ने बहुत ही अच्छा काम किया है, वो है केमिकल सेक्टर। ये एक सेक्टर ट्रिलियन डॉलर का इंडस्ट्री है। 5 7 10 साल पहले कोई पूछने वाला नहीं था, हमारा मार्केट शेयर 1% से कम था। लास्ट 5 7 साल में हमने ये 1% मार्केट शेयर को आज 3.5 4% मार्केट शेयर पर ले गए हैं। और इससे बड़ा देखा कि आपने कितनी बड़ी वेल्थ क्रिएशन हुई लास्ट 5 साल में पूरे पूरे केमिकल सेक्टर में। और हम आज के दिन अब एक कॉम्पिटिटेंट, बहुत ट्रस्टवर्दी पार्टनर की तरह हम उभर के आए हैं सारे एग्रोकेमिकल्स और फार्मा कंपनी के लिए ऑन द केमिकल साइड। तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि कई क्षेत्र में, कई सेक्टर में हमें राइट टू विन है। और अगर हम ठीक से काम करें तो इंडिया बहुत बड़ा एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। ये सब सारे क्षेत्र में मैंने जो आपके लिए बात की। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, रिसेंटली नितिन गडकरी जी ने बताया कि इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है वो होगी और पेट्रोल जो है वो 15 रुपए लीटर तक जो है वो आ जाएगा। इसका इम्पैक्ट क्या आपको ईवी सेक्टर पे आता हुआ लगता है कि ईवी का एक बहुत बड़ा, मैं बोलूंगा कि एक ट्रेंड आया है और शायद अभी भी चल रहा है, बहुत लोग जो है ईवी पे बहुत बुलिश हैं, बट इस तरह की डेवलपमेंट से क्या ईवी सेक्टर पे इम्पैक्ट आता है? सो नीरज जी, अगर आज आप देखें तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो है एनर्जी सिक्योरिटी। आज भी हम 70 से 80% अपनी एनर्जी के लिए क्रूड पर डिपेंडेंट है, जो बाहर से इंपोर्ट होती है। हमारे पास इतने रिजर्व्स नहीं है या प्रोडक्शन नहीं है जो हम खुद कर पाए अपने डिमांड के लिए। तो ईवी को अगर हम देखें तो वहां पर ईवी के अंदर बैटरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लिथियम आयन बैटरी जिसे हम कहते हैं, जो एक ईवी कार में जाती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट एक व्हीकल का कंपोनेंट होती है। लेकिन उसकी अगर वैल्यू चेन को देखो तो चाइना ने बहुत स्मार्टली 80% ऑफ ईवी बैटरी की पूरे सप्लाई चेन को अपने कंट्रोल में कर लिया विश्व में। तो अगर विश्व में कोई भी बड़ी कंपनी ईवी में ग्रो करना चाहेगी तो वो चाइना के बिना ग्रो नहीं कर सकती है, क्योंकि चाहे वो कोबाल्ट हो, निकल हो, या पूरे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का सप्लाई चेन हो, उनके कंट्रोल में है। तो इंडिया को अब ये लग रहा है, समझ में आ रहा है कि अगर हम ईवी की तरफ मूव भी हुए, हो सकता है क्रूड का डिमांड कम हो जाए, हमारी इंपोर्ट निर्यात कम हो जाए, लेकिन हम उल्टे साइड में बैटरी के लिए चाइना के ऊपर वापस डिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास आज के दिन वो रिजर्व्स नहीं है कि हम ईवी को अपने देश में बना पाए। तो गवर्नमेंट के हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब इथेनॉल ब्लेंडिंग की तरफ बहुत ज्यादा रुझाव है। और ब्राजील में हमने देखा कि वो आज 35 से 40% ब्लेंडिंग कर पा रहे हैं इथेनॉल। और शुगर केन ऐसी चीज है जो हमारे यहाँ अबंडेंस में है, चाहे वो महाराष्ट्र या यूपी में हो। तो ये एक डोमेस्टिक काइंड ऑफ रिस्पॉन्स है कि हम किस तरह अपनी एनर्जी इंटेंसिटी को कम कर पाए, पहला। दूसरा, हमें लगता है आने वाले समय में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए होगी हाइड्रोजन। आज के दिन वो टेस्टेड नहीं है, क्योंकि उसका कॉस्ट आज भी बहुत ज्यादा आ रहा है, $4.5 $5 के करीबन आ रहा है। अगर वो $2 के नीचे आया तो उसके कारण एक मास एडॉप्शन होगा देश के अंदर। और हाइड्रोजन वाटर से है, तो उसके अंदर आपको कुछ ज्यादा करना नहीं है, उसमें आपको प्रोसेसिंग करनी है और बिजली के कॉस्ट को कम करना है, क्योंकि बिजली सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट होती है हाइड्रोजन के अंदर। अगर आप हाइड्रोजन को ठीक से कर पाए प्लस इथेनॉल ब्लेंडिंग को कर पाए, तो आने वाले समय में हमारी जो एनर्जी इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और इससे हमें बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। तो ईवी सेक्टर के लिए बैड न्यूज है ये जो इथेनॉल ब्लेंडिंग वाली बात हाँ, हुई है? मतलब हमें पता है कि हमारे स्ट्रेंथ ईवी में आज के दिन देश में नहीं है, क्योंकि हम सोलर बैटरीज नहीं बना पाते, ईवी बैटरीज। और उसका पूरा वैल्यू चेन, सप्लाई चेन चाइना 80% विश्व की कंट्रोल करता है। तो ये एक रियलाइजेशन है हमें लगता है। और इस तरह हमें लग रहा है कि गवर्नमेंट इथेनॉल ब्लेंडिंग पर ज्यादा फोकस, हाइड्रोजन पर ज्यादा फोकस कर रही है, कि ये दो चीज पर हमें विश्व में डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, घरेलू मार्केट से ही हम उसका डिमांड मीट कर पाएंगे। राइट।
सब मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को अपने पर्सनल एसेट एलोकेशन के बारे में बताएं कि आप अपना एसेट एलोकेशन कैसे करते हैं। हम तो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, आप इतना बड़ा फंड जो है, फंड हाउस जो है वो संभाल रहे हैं और इतने सारा एयूएम है आपके अंडर, तो आप अपना पर्सनल एसेट एलोकेशन कैसे रखते हैं? सी मेरा पर्सनल एसेट एलोकेशन थोड़ा सा इक्विटीज की तरफ ज़्यादा रुझाव रहता है, तो मैक्सिमम 70-80% मेरे इक्विटीज में इन्वेस्टेड रहती है, बिकॉज मुझे इस एसेट क्लास पर बहुत भरोसा है और मुझे लगता है कि उतार चढ़ाव से मुझे डर नहीं लगता। लेकिन ये एसेट एलोकेशन हर कोई के लिए नहीं रहेगा। हर व्यक्ति अपने आप में डिफरेंट है, हर व्यक्ति का टेम्परामेंट डिफरेंट है, रिस्क एपिटाइट डिफरेंट है। तो KYS is more important than KYC. Know yourself is more important. आज सोशल फंक्शन मार्केट ऊपर जा रहा है, उसके लिए आप इक्विटी में घुस जाओ, लेकिन 10% गिरते ही आप भयभीत हो जाओ, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाए, वो काम नहीं करने का। अपने आप को पहले देखो, समझो, अपने आप से पूछो कि अगर 15-20%, 25% मार्केट यहाँ से घसक गया या कोविड 2020 रिपीट हुआ, तो आप उसको सहन कर पाओगे क्या? आप नीचे में वापस उसको माल ले पाओगे क्या? अगर वो टेम्परामेंट नहीं है तो आप इक्विटीज के लिए बने ही नहीं हो। तो अपने एसेट एलोकेशन को उस तरह ढालें। कई जगह हम क्लाइंट से मिलते हैं, 80 साल के बुजुर्ग हैं, उनके लिए इक्विटीज बहुत कम होनी चाहिए, लेकिन वो बोलते हैं बेटा मेरा लाइफस्टाइल तो जो था वो जो जितना कमाया उससे हो जाएगा, ये जो सेविंग है नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन है। तो मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ और जितनी अर्ली कंपाउंडिंग होगी नेक्स्ट जनरेशन को बेनिफिट होगी। तो अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर हैं। सबको मेरा एक ही एडवाइस है कि आप अपने रिस्क प्रोफाइल को देख के चले और साथ में एक सारथी को जरूर रखें। आज कृष्ण भगवान बहुत ही बड़े योद्धा थे, लेकिन अर्जुन जी बहुत ही बड़े योद्धा अर्जुन जी। थे, लेकिन उनके साथ कृष्ण भगवान एक सारथी के रूप में आए। तो आप जितने भी इंटेलिजेंट हो, आपके साथ एक एडवाइजर बहुत जरूरी है एंड आपके साथ एक सारथी बहुत जरूरी है, जो हमेशा आपको राइट समय पर गाइड करते रहे और आपको एसेट एलोकेशन में हेल्प करते रहे। तो इससे आप ना चुके। अगर आपने नहीं रखा है तो सबसे पहला चीज, आप एक एडवाइजर के साथ रहें, उनसे आप हेल्प लेते रहें, सो दैट ये जर्नी आपके लिए बहुत इजीली हो जाए। राइट सर, लास्ट क्वेश्चन है आपसे। हमारे जो शो के दर्शक हैं उसमें बहुत यंग ऑडियंस हमारे साथ जुड़ा हुआ है, क्या उनके लिए एक सबसे बड़ा लेसन आप क्या देना चाहेंगे उनको, जो आपने सीखा हो अपने इतने इतने ज़बरदस्त आपका जो एक्सपीरियंस रहा है मार्केट्स में, इतने समय तक आपने मार्केट्स में काम करा है और अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे बहुत सारा। क्या एक लेसन अगर मैं आपसे बोलूं कि प्लीज दीजिए, एक एक मंत्र हमें दीजिए रिटेल इन्वेस्टर्स को, तो क्या देना चाहेंगे आप? सी, वॉरेन बफे को एक बार पूछा गया था, सर आप 40-50 साल से ये काम कर रहे हो, आप वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट आदमी हो, इतना सिंपल फॉर्मूला आपका स्टॉक पिकिंग का, आप जो जो चीज मैंने आप लोग से बात की, कहीं ना कहीं बफे साहब भी उनको 40-50 साल से फॉलो कर रहे हैं। अच्छी बिजनेसेस खरीदो, अच्छे प्रमोटर्स खरीदो, अच्छी कैश फ्लो वाली कंपनी खरीदो। तो जब सब चीज इतनी सिंपल है तो बाकी लोग रिच क्यों नहीं हुए? तो उन्होंने कहा कि सबको रिच ओवरनाइट होना है, लेकिन ये प्रोसेस में पेशेंस और टाइम के साथ आपको रिच बनाता है। तो यंगस्टर्स को मेरा एक ही सुझाव है कि आप बहुत फॉर्चुनेट और लकी हो कि इंडिया की मातृभूमि में आप जन्मे हो, क्योंकि नेक्स्ट 15-20 साल जहां वर्ल्ड में ग्रोथ की फाइट होने वाली है, एटलीस्ट इंडिया 5-6% से ग्रो कर सकता है और अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है। इसमें खाली आपको थोड़ा पेशेंट रहना होगा, आपको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करते रहना होगा, आपको देश के भविष्य के लिए आपको ऑप्टिमिस्ट रहना होगा, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट में पेसिमिस्ट रहोगे तो कभी पैसा नहीं बना पाओगे, कभी वेल्थ जनरेट नहीं कर पाओगे। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने इमोशन को कंट्रोल करके चलना होगा। अगर आप ये 4-5 चीज कर लोगे, पेशेंस, एसेट एलोकेशन, अपने टेम्परामेंट पर कंट्रोल और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेकिंग श्योर कि आप अपने देश पर ऑप्टिमिस्ट रहो, ये पांचों छह चीज आपको मेक श्योर करेंगे कि आने वाले समय में आप वेल्थ क्रिएशन के जो पूरी जर्नी है उसमें पार्टिसिपेट कर पाओ। और एज आपके साइड में है। आज जो भी 20, 25, 30 वाले लोग हैं, आपके लिए फॉर्चुनेट चीज ये है कि नेक्स्ट 20, 25, 30 साल है जो इंडिया के सुनहरे साल आने वाले समय में है। तो अगर नेक्स्ट 10-20 साल अगर आप ठीक से इन्वेस्टमेंट कर लो
तो आने वाले समय में ये आपके लिए बहुत रिवॉर्डिंग होगा। तो यही बोलना चाहूंगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम आज के यंगस्टर्स को देख रहे हैं, उन्हें बहुत फास्ट पैसा बनाना है। वो बहुत टाइम स्टडी और रिसर्च में नहीं स्पेंड करते। उनकी एक ट्रेडिंग मेंटालिटी है। वो क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं। फ्रेंड्स, इससे आपको एक किक मिलेगा, लेकिन आपको जो इन्वेस्टमेंट वेल्थ क्रिएट करना है वो नहीं होगा। तो आप एक इन्वेस्टर की तरह सोचिए, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तरह सोचिए और अपने आप को उस मोल्ड में ढालिए। आप ओवरनाइट रिच के चक्कर में जाओगे तो आप पैसा कभी नहीं बना पाओगे, और ये जो इतनी बड़ी इंडिया की जो स्टोरी जो विश्व देख रहा है वो आप मिस आउट कर दोगे। राइट सर, थैंक यू वेरी मच। वन ऑफ द बेस्ट सेशन ये मेरा अभी तक रहा है। आपने बहुत सरलता से और बहुत खुल के, जितना आप विद इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ कंप्लाइंस रह सकते थे, आपने बिल्कुल अच्छे से हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स को और मुझे गाइड किया है, समझाया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, आपसे जरूर करेंगे। थैंक यू नीरज जी, थैंक यू, थैंक यू। तो आइए बात करते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। तो जल्दी से अपनी पेन कॉपी उठा लीजिए और जल्दी से बातचीत करते हैं हम लोग के आज के इस सेशन में हमने क्या क्या अच्छी चीजें सीखी हैं। सबसे पहली बात, इंडिया में जो ग्रोथ हुई है रोड नेटवर्क को लेके, मोबाइल फोन एक्सेस को लेके, ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट्स को लेके, डिजिटल पेमेंट्स को लेके, ये एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन है इंडिया के अंदर जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हो रही है। इंडिया जो है एक बिग मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है और गवर्नमेंट जो है लोगों को इंसेंटिवाइज भी कर रही है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इंडिया में। कंपनीज को जो है वो डबल डिजिट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड दैट इज क्लियर पैरामीटर फॉर सक्सेस। और पंकज सर का ये भी कहना था कि फार्मा जो है एक अंडर वैल्यूड सेक्टर है और ग्रोथ पोटेंशियल जो है वो हाई है, क्योंकि मार्केट शेयर इनका धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है और जो पेन था यूएस के अंदर इन फार्मा कंपनीज को वो धीरे धीरे जो है वो रिड्यूस हो रहा है। अगर पंकज सर की बात माने तो मैन्युफैक्चरिंग तो एक बड़ा जबरदस्त सेक्टर है ही। इसके साथ साथ अगर आप लोग और इसके अंदर बाइफिकेशन देखना चाहते हैं तो इंडस्ट्रियल कैपिटल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक, चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी, केमिकल्स एक्सेट्रा, ये सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके अंदर जो है बहुत जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन यहां पे आप लोगों को जो है स्टॉक स्पेसिफिक भी जाना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आप लोगों को जो है स्ट्रक्चरल चेंजेस भी देखने चाहिए कंपनी के अंदर, ये डिसाइड करने से पहले कि आप उसको होल्ड करके रखेंगे या नहीं। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, मार्जिन, कंपटीशन, अदर फैक्टर्स, वो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो टेम्परेरी हो सकते हैं और उसकी वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस पे जो है वो इंपैक्ट आ सकता है। लेकिन अगर मैनेजमेंट अच्छी है, बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है, कैश फ्लो जो है वो जबरदस्त है, तो हम लोगों को बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए और स्टॉक्स एग्जिट नहीं करना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने ये भी सीखी कि कंपनी को अपने आप को समय के साथ साथ जो है वो बदलते रहना चाहिए, टेक्नोलॉजी के साथ जो है बदलते रहना चाहिए, अदरवाइज जो उनकी टर्मिनल वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। तो ये थी आज के सेशन की एक जबरदस्त समरी। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सबके साथ शेयर कर दीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा इस ग्रुप के चैनल को सब्सक्राइब करके। विद दिस नोट गाइस, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.